एक भूत यूरोप में घूम रहा है, कम्युनिज्म का भूत। पुराने यूरोप की सारी ताकतें इस भूत को भगाने के लिए एक होली अलायंस में जुट चुकी हैं। पोप और सीज़ार, मैटरनिच और गुइज़ॉट, फ्रेंच रेडिकल्स और जर्मन पुलिस स्पाइस। ऐसी कौन सी ओपोजिशन पार्टी है जिसे उनके पावर वाले ओपोनेंट्स ने कम्युनिस्टिक कहकर बदनाम नहीं किया? और ऐसी कौन सी ओपोजिशन है जिन्होंने ये इल्ज़ाम वापस नहीं फेंका, कम्युनिज़म का इल्ज़ाम, और वो भी उनसे ज़्यादा एडवांस्ड ओपोजिशन पार्टीज़ पर और अपने रिएक्शनरी दुश्मनों पर भी। इस बात से दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं। पहली, कम्युनिज़म को अब सारी यूरोपियन ताकतें एक अलग इंडिपेंडेंट ताकत मानती हैं। दूसरी, अब वक्त आ गया है कि कम्युनिस्ट अपने व्यूज़, अपने एम्स, अपने थॉट्स दुनिया के सामने खुलेआम रखें। और जो लोग कम्युनिज़म के इस भूत से डरते हैं, उनके सामने पार्टी का असली मैनिफेस्टो रख दिया जाए। इसी पर्पस के लिए अलग अलग नेशनैलिटीज़ के कम्युनिस्ट लंदन में इकट्ठा हुए और ये मैनिफेस्टो लिखा गया, जो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, फ्लेमिश और डेनिश भाषाओं में पब्लिश किया जाएगा। अब तक जितनी भी सोसाइटीज़ रही है, उनकी हिस्ट्री सिर्फ एक ही चीज़ की हिस्ट्री रही है, क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष की। आज़ाद आदमी और गुलाम, अमीर और गरीब, मालिक और मज़दूर, ऊपर वाले और नीचे वाले, ये सब हमेशा एक दूसरे के अपोजिट खड़े रहे, कभी चुपचाप तो कभी खुल के लड़ते रहे। और हर बार या तो एक बड़ी इनकलाब, एक बड़ा रिवॉल्यूशन के साथ पूरी सोसाइटी बदल गई, या दोनों तरफ की क्लासेस एक साथ बर्बाद हो गई। हिस्ट्री के पुराने टाइम में हम देखते हैं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था। उल्टा पुल्टा अलग अलग लेवल के लोग थे, अलग अलग रैंक वाले, जैसे एंशियंट रोम में पैट्रिशियंस, नाइट्स, प्लेबियंस, स्लेव्स, मिडिल एजेस में फ्यूडल लॉर्ड्स, उनके छोटे वैसा गिल्ड के मालिक, उनके छोटे काम वाले नौकर्स और गुलाम, और इन सब के अंदर भी और छोटी छोटी लेबल थी। आज की जो मॉडर्न बुर्जुआ बिजनेसमैन सोसाइटी है, जो फ्यूडल सिस्टम के टूटने के बाद बनी, उसने क्लास के बीच के झगड़े ख़त्म नहीं किए। उसने बस नए तरीके से नए क्लास बनाए, नए तरीके की ऑपरेशन, नए जुल्म, नए तरीके की फ़ाइट शुरू की। हमारे टाइम की जो ख़ास बात है वह यह है कि बुर्जुआजी का टाइम उसने क्लास के बीच के डिफरेंसेस को सिंपल कर दिया है। आज की जो पूरी सोसाइटी दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड हो रही है, एक तरफ बुर्जुआजी यानी मालिक लोग, दूसरी तरफ प्रोलेटेरिएट यानी मज़दूर लोग। मिडिल एजेस के गुलामों से ही शहर के पहले बुर्जुआ यानी सिटी के आम नागरिक निकले, और उन्हीं में से बुर्जुआजी का पहला बेस बना। अमेरिका की खोज, केप का चक्कर पूरा करना, ये सब बुर्जुआजी के लिए नए रास्ते खोलने लगा। ईस्ट इंडिया और चाइना के मार्केट, अमेरिका की कॉलोनी बनाना, वहाँ के ट्रेड, नए नए माल का आना, ये सब कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री को इतनी तेज़ी से आगे ले गया जितना कभी नहीं हुआ था। फ्यूडल सिस्टम जो पहले था वह अब हिलने लगा। फ्यूडल सिस्टम में जो इंडस्ट्री थी वह सिर्फ गिल्ड्स के हाथ में थी, बंद सिस्टम था। वे नए मार्केट्स की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। तब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आया, गिल्ड के मालिक साइड में हो गए और नए मैन्युफैक्चरिंग क्लास ने उनकी जगह ले ली। पहले हर एक काम अलग गिल्ड करता था, अब एक ही वर्कशॉप में सब काम होने लगा। मार्केट्स बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, मैन्युफैक्चरिंग भी कभी नहीं थी। फिर आई स्टीम और मशीन्स, जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी उसकी जगह ले ली मॉडर्न इंडस्ट्री ने, और मिडिल क्लास की जगह ले ली इंडस्ट्रियल मिलेनियर्स ने, जो अब पूरे इंडस्ट्रियल आर्मी के लीडर बन गए। मॉडर्न इंडस्ट्री ने एक ग्लोबल मार्केट बना दिया, जिसका रास्ता अमेरिका की खोज ने खोला था। इस नए मार्केट ने कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और लैंड से कम्युनिकेशन को और बढ़ावा दिया। ये सब फिर इंडस्ट्री को और बूस्ट देते गए। जितनी इंडस्ट्री, ट्रेड, शिप्स, रेलवेज बढ़ते गए, बुर्जुआजी भी उतना ही स्ट्रांग होता गया, और पुरानी सब क्लास जो मिडिल एजेस से चल रही थी उन्हें पीछे छोड़ दिया। तो हम ये क्लियरली देखते हैं कि मॉडर्न बुर्जुआजी भी एक लंबे डेवलपमेंट की प्रोडक्ट है। ये एक पूरी चेन है रिवॉल्यूशंस की,
प्रोडक्शन और एक्सचेंज के तरीकों में। बुर्जुआजी के हर ग्रोथ स्टेप के साथ उसका पॉलिटिकल पावर भी बढ़ता गया। पहले यह फ्यूडल राजाओं के नीचे दबा हुआ था, फिर मेडिवल टाइम में ये एक आर्म्ड और अपना खुद का छोटा ग्रुप बना, कॉम्यून। कभी इटली और जर्मनी में अर्बन रिपब्लिक बन गया, कभी फ्रांस के किंग के अंडर टैक्सेबल थर्ड स्टेट बन गया। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ये या तो सेमी फ्यूडल किंग के काम आया या एब्सोल्यूट किंग के, और फाइनली जब मॉडर्न इंडस्ट्री और ग्लोबल मार्केट बना तब बुर्जुआजी ने अपने लिए पूरा पॉलिटिकल पावर ले लिया। आज का जो मॉडर्न स्टेट है उसकी जो गवर्नमेंट है वह बस एक कमेटी है जो पूरे बुर्जुआजी के कॉमन काम को मैनेज करता है। बुर्जुआजी ने हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी रोल प्ले किया है। जहाँ जहाँ बुर्जुआजी ने पावर लिया वहाँ उसने फ्यूडल, पैट्रियार्कल और सपनों जैसी रिलेशनशिप्स का दी एंड कर दिया। उसने बिना दया के उन फ्यूडल रिश्तों को तोड़ दिया जो आदमी को उसके नेचुरल सुपीरियर्स यानी जन्म से ऊपर वालों से बांधता था। अब आदमी और आदमी के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता बचा है, अपना फ़ायदा यानी नंगा सेल्फ इंटरेस्ट और ठंडा कैश पेमेंट। जो रिलीजियस फीलिंग, हीरो जैसा पैसन या इमोशनल कनेक्शन होते थे उन सबको उसने ईगो और हिसाब किताब के ठंडे पानी में डुबो दिया। जो पर्सनल वैल्यू होती थी उसको उसने सिर्फ एक्सचेंज के वैल्यू में बदल दिया, और जो हज़ारों अलग अलग राइट्स और फ्रीडम्स थे उनकी जगह सिर्फ एक फ्रीडम छोड़ दी, फ्री ट्रेड। एक लाइन में कहूँ तो जहाँ पहले धर्म और पॉलिटिक्स के नाम पर छुपा हुआ एक्सप्लॉयटेशन होता था उसकी जगह बुर्जुआजी ने नंगा, बिना शर्म के सीधा और ज़बरदस्ती वाला शोषण ला दिया। बुर्जुआजी ने हर उस प्रोफेशन से इज्जत का रूप हटा दिया जिसे पहले लोग रिस्पेक्ट से देखते थे। डॉक्टर, वकील, पंडित, पोएट, साइंटिस्ट सबको एक मजदूर बना दिया जो पैसे लेकर काम करता है। बुर्जुआजी ने फैमिली से भी उसका इमोशनल कवर हटा दिया। अब फैमिली का मतलब सिर्फ पैसा रह गया है। बुर्जुआजी ने ये भी दिखाया कि मिडिल एजेस का जो पावर और दम था जिसे रिएक्शनरी लोग एडमायर करते थे, असली में वह लेज़ी और निकम्मा भी था। बुर्जुआजी ने दिखाया कि इंसान सच में क्या कर सकता है। उसने ऐसे काम किए जो इजिप्ट के पिरामिड्स, रोम के एक्वीडक्ट्स और गोथिक कैथेड्रल से भी बड़े हैं। उसने ऐसे सफ़र किया जो पुरानी सभी जनजातियों के एक्सोडस और क्रूसेड्स को भी पीछे छोड़ देता है। बुर्जुआजी बिना रुके प्रोडक्शंस के टूल्स को चेंज करता रहता है और साथ ही सोसाइटी के रिलेशंस को भी। पहले की जो इंडस्ट्रियल क्लासेस थी उनका रोल था प्रोडक्शन को जैसा था वैसा ही रखो, लेकिन बुर्जुआजी का रूल है कि हमेशा बदलाव, हमेशा हलचल। जो भी पुराने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स थे साथ में उनके पुराने थॉट्स और ओपिनियंस सब उड़ा दिए गए। जो नए रिलेशंस बनते हैं वह पुराने पड़ने लगते हैं। उनके जमने से पहले ही जो चीज़ सॉलिड थी वह हवा बन गई, जो सैक्रेड थी वह चीप हो गई, और आदमी को फाइनली मजबूर कर दिया गया कि वह रियलिटी का सामना करे बिना इल्यूज़न के। अपने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट चाहिए। इस नीड ने बुर्जुआजी को दुनिया के हर कोने में भगा दिया। उसे हर जगह घुसना पड़ता है, हर जगह सेटल होना पड़ता है और हर जगह कनेक्शन बनाना पड़ता है। बुर्जुआजी ने वर्ल्ड मार्केट का फ़ायदा उठा के हर कंट्री की प्रोडक्शन और कंजप्शन को एक ग्लोबल कलर दे दिया है। रिएक्शनिस्ट लोगों के दुख के लिए बुर्जुआजी ने वर्ल्ड मार्केट का फ़ायदा उठा के हर कंट्री की प्रोडक्शन और कंजप्शन को एक ग्लोबल कलर दे दिया है। बुर्जुआजी ने इंडस्ट्री के पैरों के नीचे से उसकी नेशनल ज़मीन ही खींच ली है। पुरानी स्ट्रांगली सेट नेशनल इंडस्ट्रीज़ या तो ख़त्म हो चुकी है या हर दिन ख़त्म हो रही है। उनकी जगह नए टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं जिन्हें हर सिविलाइज्ड नेशन के लिए लाइफ और डेथ का सवाल बन गया है। ये नई इंडस्ट्रीज़ लोकल रॉ मटेरियल्स पर काम नहीं करती बल्कि दूर दराज के एरिया से सामान लाती है। उनका माल सिर्फ अपने कंट्री में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में यूज़ होता है। पहले की जो पुरानी ज़रूरतें थी लोकल प्रोडक्शन से पूरी होती थी, उनकी जगह अब नए नीड्स आ गई हैं जिन्हें पूरा करने के लिए अब दूसरी कंट्रीज़ का माल चाहिए। पहले जो हर कंट्री का लोकल और नेशनल आइसोलेशन था अब उसकी जगह आ गया है
ग्लोबल कनेक्शन, सब कंट्रीज़ एक दूसरे पर डिपेंड हो गई हैं और ये सिर्फ सामान तक नहीं, आइडियाज़ तक भी है। जो आइडियाज़ एक कंट्री में बनते हैं वह सबकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं। नेशनल नैरो माइंडेडनेस और एक तरफा सोच अब मुश्किल होती जा रही है। हर जगह की लोकल लिटरेचर मिलके एक वर्ल्ड लिटरेचर बन रही है। बुर्जुआजी ने प्रोडक्शन के टूल्स को जल्दी जल्दी इम्प्रूव किया और कम्युनिकेशन को आसान बनाकर सबसे पिछड़ी हुई कंट्रीज़ को भी सिविलाइजेशन में खींच लिया। सामान की सस्ती प्राइस एक तोपे में बन गई है, एक कैनन जो चाइना की दीवारों जैसा हर बैरियर को तोड़ देती है। इससे वे लोग भी जिनके अंदर आउटसाइडर्स के लिए नफ़रत होती है वह भी मजबूर हो जाते हैं मानने के लिए। बुर्जुआजी सब कंट्रीज़ को मजबूर करता है कि अगर ज़िंदा रहना है तो उसके जैसे बन जाओ। मतलब बुर्जुआजी सब जगह अपने जैसी दुनिया बनाता है। बुर्जुआजी ने गांव को शहरों के नीचे कर दिया है, बड़े बड़े शहर बनाए, अर्बन पॉपुलेशन को रूरल से ज़्यादा बढ़ा दिया और लोगों को गांव की स्टुपिडिटी से निकाल के शहर की लाइफ दी। जैसे जैसे गांव शहरों के ऊपर डिपेंड हुए वैसे ही बार बार और आधी बार कंट्रीज़ भी सिविलाइज्ड कंट्रीज़ पर डिपेंड हो गई। किसानों वाली कंट्रीज़ बुर्जुआजी वाली कंट्रीज़ पर डिपेंड हो गई, ईस्ट वेस्ट पर डिपेंड हो गया। बुर्जुआजी बार बार पॉपुलेशन, प्रोडक्शंस के टूल्स और प्रॉपर्टी के बिखरेपन को ख़त्म करता गया, लोगों को इकट्ठा किया, प्रोडक्शन को सेंट्रलाइज्ड किया और प्रॉपर्टी को कुछ लोगों के हाथों में दे दिया। इसका रिज़ल्ट क्या निकला? पॉलिटिकल पावर भी सेंट्रलाइज्ड हो गई। अलग अलग प्रोविंसेस जिनके अलग लॉज, टैक्स और सिस्टम थे, सब एक नेशन बन गए। एक सरकार, एक लॉ, एक बॉर्डर, एक टैरिफ। बुर्जुआजी ने अपने सिर्फ 100 साल के रूल में इतनी बड़ी प्रोडक्टिविटी पावर बनाई है जो पहले के सभी जनरेशन्स मिलकर भी नहीं कर पाए। नेचर को आदमी के कंट्रोल में लाना, मशीन्स बनाना, केमिकल्स का यूज़ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में करना, स्टीम शिप्स, रेलवेज, टेलीग्राफ, जंगल साफ करके खेती लायक बनाना, रिवर्स में कैनाल्स बनाना, ये सब ऐसे काम हैं जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो प्रोडक्शन और एक्सचेंज के टूल्स हैं जिनके बेस पर बुर्जुआजी खड़ा हुआ वह फ्यूडल सोसाइटी में बनाए गए थे, लेकिन जब वो टूल्स एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गए तो फ्यूडल सिस्टम के रूल्स उन पर फिट नहीं बैठे। फ्यूडल फार्मिंग और इंडस्ट्री सिस्टम अब उन नए टूल्स के लिए रुकावट बन गए। उन रूल्स को तोड़ना पड़ा और वह तोड़े गए। उनकी जगह आई फ्री कंपटीशन, जिसके साथ एक नया सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम भी आया जो बुर्जुआजी के कंट्रोल में था, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर अब बुर्जुआ क्लास के हाथ में चली गई। एक ऐसा ही मूवमेंट हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आज की मॉडर्न बुर्जुआ सोसाइटी जो प्रोडक्शन, एक्सचेंज और प्रॉपर्टी के रिलेशंस पर बनी है, जिसने इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन और एक्सचेंज के तरीके बना लिए हैं कि वह एक जादूगर, एक सॉर्सरर की तरह हो गई है जो अब उन शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा जो उसने खुद अपनी जादू से बुलाई थी। पिछले कई दशकों से इंडस्ट्री और कॉमर्स की हिस्ट्री सिर्फ एक ही चीज़ की दिखाती है, मॉडर्न प्रोडक्टिव फोर्सेस का रिवोल्ट खुद मॉडर्न प्रोडक्शन के कंडीशंस के खिलाफ, उन्हीं प्रॉपर्टी रिलेशंस के खिलाफ जो बुर्जुआजी के एग्जिस्टेंस और रूल्स का बेस है। बस इतना कहना काफ़ी है कि यह जो कमर्शियल क्राइसिस बार बार आती है वह पूरी बुर्जुआ सोसाइटी के होने पर सवाल खड़ा कर देती है और हर बार और ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है। इन क्राइसिस के टाइम सिर्फ बनाए गए प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि जो प्रोडक्टिव फोर्सेस पहले बन चुकी थी वे भी बर्बाद हो जाती है। इन्हीं क्राइसिस में एक एपिडेमिक फट पड़ता है, एक ऐसा एपिडेमिक जो पहले के ज़माने में एक बेकार सी बात लगती पर आज एक रियल चीज़ है, ओवर प्रोडक्शन की एपिडेमिक। सोसाइटी अचानक खुद को एक बारीक की स्टेट में पाती है, जैसे किसी फैमीन में, किसी वर्ल्ड वॉर में हर ज़रूरी चीज़ की सप्लाई बंद कर दी हो। इंडस्ट्री और कॉमर्स ख़त्म हो जाने लगते हैं। और क्योंकि सिविलाइजेशन ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा फूड, ज़्यादा सामान, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, ज़्यादा कॉमर्स बन गया है। जो प्रोडक्टिव फोर्सेस सोसाइटी के पास हैं वे अब बुर्जुआ प्रॉपर्टी के कंडीशंस को आगे बढ़ाने के काम नहीं आ रही
बल्कि अब वो इतनी पावरफुल हो गई है कि उन्हीं कंडीशंस को तोड़ रही है और बुर्जुआ सोसाइटी में ही डिसऑर्डर ला रही है। बुर्जुआ सोसाइटी के कंडीशंस अब इतने नैरो हो गए हैं कि जो वेल्थ उसने बनाई वह उनमें फिट नहीं बैठती और बुर्जुआजी इन क्राइसिस को कैसे हैंडल करती है। एक तरफ जोर से कई प्रोडक्टिव फोर्सेस को बर्बाद करके और दूसरी तरफ नए मार्केट्स को जीतकर या पुराने मार्केट्स का और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करके, मतलब नए और भी बड़े और डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस का रास्ता खोलती है और वह तरीके के काम करती जा रही है जिनके थ्रू क्राइसिस को रोका जा सकता था। जो वेपन्स बुर्जुआजी ने फ्यूडलिज्म को गिराने के लिए बनाए थे, आज वही वेपन्स बुर्जुआजी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पर बुर्जुआजी ने सिर्फ खुद के लिए डेंजर नहीं बनाया, उसने उन लोगों को भी जन्म दिया है जो इन वेपन्स को चलाएंगे, और ये हैं मॉडर्न वर्किंग क्लास यानी प्लोरिटेरियंस। जितना ज़्यादा बुर्जुआजी यानी कैपिटल ग्रो करता है, उतना ही ज़्यादा प्लोरिटेरिएट यानी मॉडर्न वर्किंग क्लास भी ग्रो करता है। ये काम करने वाले लोग हैं जो तब तक जीते हैं जब तक उन्हें काम मिलता है, और उन्हें काम तभी मिलता है जब उनका काम किसी का पैसा, किसी के कैपिटल को बढ़ाता है। ये वर्कर्स जो अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेचते हैं, एक तरह का सामान कमोडिटी बन जाते हैं, जैसे मार्केट में और चीज़ें होती हैं। इसीलिए यह लोग कंपटीशन और मार्केट के उतार चढ़ाव से पूरी तरह अफेक्टेड होते हैं। मशीन का ज़्यादा यूज़ होने से और काम के पार्ट्स में बँटने की वजह से वर्कर्स का काम पर्सनल या अलग सा नहीं रहा, और काम करने वाले के लिए उसमें कोई मज़ा भी नहीं बचा। वह सिर्फ मशीन का एक पार्ट बन गया है। उसे बस सिंपल, बोरिंग और आसान काम करना आता है जो जल्दी सीखा जा सके। इसीलिए एक काम करने वाले को बनाने का खर्चा बस उतना ही होता है जितना उसके जीने और फैमिली को चलाने के लिए ज़रूरी है, और किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्लूडिंग काम यानी लेबर उसके बनाने के कॉस्ट के बराबर होता है। तो जितना ज़्यादा काम बोरिंग और थकाने वाला हो जाता है, उतना ही उसकी सैलरी कम हो जाती है। और जब मशीन और काम का बंटवारा और बढ़ती है तो काम की तकलीफ़ भी उतनी ही बढ़ती है, चाहे वो लंबी वर्किंग आवर्स की वजह से हो, या थोड़े टाइम में ज़्यादा काम निकालने की वजह से हो, या मशीन के स्पीड बढ़ाने की वजह से हो। मॉडर्न इंडस्ट्री ने छोटी छोटी वर्कशॉप्स को बदल दिया है। बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में होती है, वहाँ कई वर्कर्स एक साथ होते हैं, बिल्कुल आर्मी की तरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। वे सब काम करते हैं जैसे आर्मी के सोल्जर्स, और उनके ऊपर होता है एक ऑफिसर सर्जन टाइप का हायरार्की का कंट्रोल। यह सिर्फ बुर्जुआ क्लास के स्लेव नहीं होते, यह बुर्जुआ स्टेट के भी स्लेव होते हैं। यह रोज़ हर घंटे स्लेव बन जाते हैं, मशीन के, सुपरवाइज़र के और सबसे ज़्यादा उन बुर्जुआ मालिक के। और जितना ज़्यादा वह पैसा कमाना अपना मेन गोल ओपनली बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा वह छोटी सोच का घिनौना और ज़ख्म देने वाला लगता है। जितना मैनुअल काम में स्किल और पावर काम लगती है, यानी जितनी ज़्यादा मॉडर्न इंडस्ट्री ग्रो करती है, उतना ही ज़्यादा आदमियों का काम औरतों के काम से रिप्लेस हो जाता है। अब एज और जेंडर का फ़र्क भी काम करने वालों में मैटर नहीं करता। सब सिर्फ एक काम करने वाले टूल बन गए हैं, जिनकी वैल्यू उनके एज और जेंडर के हिसाब से डिसाइड होती है। जब फैक्ट्री ऑनर अपने काम करने वाले को पैसा देता है, तो उसके बाद दूसरे बुर्जुआ लोग उस पर टूट पड़ते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड, शॉपकीपर या पान शॉप वाले। मिडिल क्लास के नीचे के लोग जैसे छोटे शॉपकीपर्स, पुराने बिजनेस वाले, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले लोग और किसान, ये सब धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं प्रोलेटेरिएट क्लास में, क्योंकि उनका छोटा कैपिटल मॉडर्न इंडस्ट्री के लेवल का नहीं होता, और बड़े कैपिटलिस्ट के कंपटीशन में वे डूब जाते हैं, या तो उनका काम करने का तरीका आउटडेटेड हो जाता है,
और नए प्रोडक्शन मेथड से उनका स्किल बेकार हो जाता है। इस तरह से हर क्लास के लोग धीरे धीरे प्रोलेटेरिएट बन जाते हैं। द प्रोलेटेरिएट अलग अलग डेवलपमेंट के स्टेजेस से गुजरता है। जैसे ही इसका जन्म होता है, इसका स्ट्रगल बुर्जुआजी के साथ शुरू हो जाता है। शुरुआत में ये फाइट एक एक वर्कर करता है, फिर एक फैक्ट्री के सारे काम करने वाले मिलकर लड़ते हैं, फिर एक ट्रेड के वर्कर्स एक ही जगह के उन बुर्जुआ के अगेंस्ट लड़ते हैं जो डायरेक्टली उनका फ़ायदा उठाता है। इस वक्त ये वर्कर्स बुर्जुआ प्रोडक्शन के सिस्टम के अगेंस्ट नहीं लड़ते, बल्कि प्रोडक्शन के टूल्स के खिलाफ लड़ते हैं। वे इम्पोर्टेड माल तोड़ देते हैं जो उनके काम से कम्पीट करता है, मशीन्स तोड़ते हैं, फैक्ट्रीज को आग लगा देते हैं और फोर्स से उस पुराने मिडिल एजेस के वर्कर्स का स्टेटस वापस लाना चाहते हैं। इस स्टेज पर वर्कर्स एक यूनाइटेड फोर्स नहीं होते, वे अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए होते हैं और एक दूसरे से कम्पीट करते रहते हैं। अगर कहीं वह एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वह उनकी अपनी यूनिटी की वजह से नहीं होता, बल्कि बुर्जुआजी की यूनिटी की वजह से होता है, क्योंकि बुर्जुआजी को अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए पूरा प्रोलेटेरिएट को हिलाना पड़ता है और अभी तक वह ऐसा करने में सक्षम होते हैं। इस स्टेज पर प्रोलेटेरिएट अपने दुश्मनों से नहीं लड़ता, बल्कि अपने दुश्मनों के दुश्मनों से लड़ता है। जैसे राजा महाराजा की बची कुची पावर, ज़मींदार, नॉन इंडस्ट्रियल बुर्जुआ और छोटे बुर्जुआ। इसलिए पूरा हिस्टोरिकल मूवमेंट बुर्जुआजी के हाथ में चला जाता है और हर जीत सिर्फ बुर्जुआजी की जीत बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है, प्रोलेटेरिएट सिर्फ नंबर में ही नहीं बढ़ते, बल्कि बड़े ग्रुप्स में इकट्ठा होने लगते हैं। उनकी पावर बढ़ती है और वह अपनी पावर को महसूस भी करते हैं। मशीनरी सब काम का फ़र्क मिटा देती है और सबकी वेजेस एक जैसा लो लेवल पर आने लगती है। तो प्रोलेटेरिएट के बीच का लाइफ और इंटरेस्ट का फ़र्क भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। बुर्जुआ के बीच की कंपटीशन और कमर्शियल क्राइसिस वर्कर्स की वेजेस को और भी ज़्यादा अनस्टेबल बना देते हैं। नई मशीन्स जल्दी जल्दी आती जा रही है और इस वजह से वर्कर्स का फ्यूचर और इनसिक्योर होता जा रहा है। पहले जहां एक वर्कर और एक बुर्जुआ के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता था, अब वो क्लैश पूरे दो क्लासेस के बीच का दिखने लगता है। फिर वर्कर्स मिलकर यूनियंस बनाते हैं, ट्रेड यूनियंस। वह मिलकर डिसाइड करते हैं कि अपने वेजेस को कैसे बचाएं। वे परमानेंट ग्रुप्स बनाते हैं ताकि आगे चल के जब रिवॉल्ट हो तो उसके लिए रेडी रहे। कहीं कहीं ये फाइट राइट्स यानी हिंसा में बदल जाती है। कभी कभी वर्कर्स जीत जाते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। उनकी असली जीत उनकी तुरंत जीत में नहीं होती, बल्कि उनकी बढ़ती हुई यूनिटी में होती है। ये यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रांग तब बनती है जब मॉडर्न इंडस्ट्री के थ्रू कम्युनिकेशन बेटर होता है और अलग अलग जगह के वर्कर्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं। ये कांटेक्ट ही ज़रूरी था ताकि छोटी छोटी लोकल लड़ाइयाँ जो सेम टाइप की होती है एक बड़ी नेशनल क्लास स्ट्रगल में बदली जा सके। और हर क्लास स्ट्रगल एक पॉलिटिकल स्ट्रगल होता है। वहीं यूनिटी जिसे मिडिल एजेस के नागरिक अपने ख़राब रास्ते और हाईवेज़ के साथ बनाने में सेंचुरीज लगा देते थे, मॉडर्न प्रोलेटेरिएट रेलवे की वजह से कुछ साल में ही कर लेता है। जब वर्कर्स एक क्लास के ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, तो उनकी यूनिटी को वर्कर्स के बीच की आपस की कंपटीशन बार बार तोड़ती है। लेकिन ये यूनिटी फिर भी वापस उठती है और भी स्ट्रॉन्ग और भी सॉलिड और भी पावरफुल बन के। ये यूनिटी बुर्जुआजी के बीच के डिविजन्स का फ़ायदा उठाकर वर्कर्स के कुछ खास इंटरेस्ट को लीगल लेवल पर मनवा लेती है। जैसे इंग्लैंड का 10 घंटे का काम का कानून पास हुआ था। पूरी पुरानी सोसाइटी के अंदर क्लासेस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स कई तरीक़ों से प्रोलेटेरिएट के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं।
बुर्जुआजी हमेशा किसी न किसी से लड़ती रहती है। पहले एरिस्टोक्रेसी से, फिर उन बुर्जुआ लोगों से जिनके इंटरेस्ट इंडस्ट्री के ग्रोथ के खिलाफ हो जाते हैं, और हमेशा फॉरेन बुर्जुआजी के साथ। इन सब लड़ाई में उन्हें प्रोलेटेरिएट से मदद मांगनी पड़ती है, और इसी प्रोसेस में वह प्रोलेटेरिएट को पॉलिटिक्स में खींच लाते हैं। इस तरह से बुर्जुआजी खुद प्रोलेटेरिएट को पॉलिटिकल और जनरल एजुकेशंस के टूल दे देती है, यानी लड़ने के लिए हथियार दे देती है। और जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, जब इंडस्ट्री बढ़ती है तो रूलिंग क्लास के कई पार्ट्स या तो डायरेक्टली प्रोलेटेरिएट में गिर जाते हैं या उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। ये लोग भी प्रोलेटेरिएट के लिए नए अवेयरनेस और प्रोग्रेस का सोर्स बन जाते हैं। आखिर में जब क्लास स्ट्रगल अपने फाइनल पॉइंट के पास होती है तो रूलिंग क्लास के अंदर का ब्रेकडाउन इतना क्लियर और वायलेंट हो जाता है कि रूलिंग क्लास का एक छोटा हिस्सा अलग हो जाता है और रिवॉल्यूशन के साइड चला जाता है, उस क्लास के साथ जो फ्यूचर को अपने हाथ में रखती है। जैसे एक टाइम पर कुछ नोबिलिटी वाले लोग बुर्जुआ के साइड आ गए थे, वैसे ही अब कुछ बुर्जुआ भी प्रोलेटेरिएट के साइड आ रहे हैं। खासकर वह बुर्जुआ थिंकर्स जो पूरे हिस्टोरिकल मूवमेंट को समझने लगे हैं। आज के टाइम में जितनी भी क्लासेस बुर्जुआ के सामने खड़ी है, उनमें सिर्फ प्रोलेटेरिएट ही एक सच्ची रिवॉल्यूशनरी क्लास है। बाकी क्लासेस मॉडर्न इंडस्ट्री के सामने धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन प्रोलेटेरिएट तो उसी का असली प्रोडक्ट है। लोअर मिडिल क्लास जैसे एक छोटे फैक्ट्री वर्कर, दुकानदार, कारीगर और किसान, ये सब बुर्जुआजी के अगेंस्ट लड़ते हैं ताकि अपने मिडिल क्लास का स्टेटस बचा सके। इसीलिए यह लोग रिवॉल्यूशनरी नहीं हैं, बल्कि कंजर्वेटिव हैं, पुराने को बनाए रखने वाले। और तो और यह लोग रिएक्शनरी यानी पीछे ले जाने वाले होते हैं, क्योंकि यह हिस्ट्री के पहिए रिवर्स घुमाना चाहते हैं। अगर कभी यह रिवॉल्यूशनरी दिखते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जल्द ही प्रोलेटेरिएट बनने वाले होते हैं। मतलब ये अपने आज के इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर के इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे होते हैं। अपना नज़रिया छोड़ के प्रोलेटेरिएट के नज़रिए पे आ जाते हैं। डेंजरस क्लास या लंपेन प्रोलेटेरिएट ये सोसाइटी का सबसे नीचे गिरा हुआ, सड़ता हुआ हिस्सा होता है। कभी कभी प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन में ये भी शामिल हो जाता है, लेकिन इनकी लाइफ कंडीशंस इन्हें ज़्यादा रेडी बनाती है रिएक्शनरी लोगों के लिए एक ख़रीदा जा सकने वाले हाथी बनाने के लिए। प्रोलेटेरिएट की कंडीशन में पुरानी सोसाइटी की हर एक शक्ल ऑलरेडी डूब चुकी होती है। प्रोलेटेरिएट के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उसका अपनी बीवी और बच्चों के साथ रिलेशन भी बुर्जुआ फैमिली जैसा नहीं होता। मॉडर्न इंडस्ट्री और कैपिटल की गुलामी, चाहे वह इंग्लैंड में हो या फ्रांस में, अमेरिका या जर्मनी में, इसने उसकी हर नेशनल पहचान छीन ली है। लॉ मोरालिटी यानी नैतिकता और रिलीजियन यानी धर्म, ये सब उसके लिए सिर्फ बुर्जुआ आइडिया है, जिनके पीछे बुर्जुआ क्लास का फ़ायदा छुपा होता है। पिछले जितने भी रूलिंग क्लासेस थे, उन्होंने सोसाइटी को अपने फ़ायदे के हिसाब से ढाला और अपने सिस्टम को और मजबूत बनाया। लेकिन प्रोलेटेरिएट तभी प्रोडक्टिव फोर्सेस का मालिक बन सकता है जब वे अपने पुराने तरीक़ों से प्रॉपर्टी रखने का सिस्टम ही ख़त्म कर दे, और साथ ही हर पुराने तरीके को भी ख़त्म करे। उनके पास अपना कुछ भी सिक्योर करने को नहीं है। उनका मिशन है हर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी को ही तोड़ना। इतिहास के सब मूवमेंट्स या तो माइनॉरिटी यानी छोटे क्लास के थे या उनके फ़ायदे के लिए, लेकिन प्रोलेटेरियन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो खुद अपने लिए पूरी मेजॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए लड़ता है। प्रोलेटेरिएट जो सोसाइटी के सबसे नीचे का हिस्सा है, तब तक उठ नहीं सकता जब तक पूरी पुरानी रूलिंग सोसाइटी हवा में ना उड़ा दी जाए। शायद सब्सटेंस, शायद कंटेंट में नहीं, लेकिन फॉर्म, लेकिन रूप में प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआजी की स्ट्रगल
पहले नेशनल लेवल पर होती है। हर देश का प्रोलेटेरिएट सबसे पहले अपने ही बुर्जुआ से हिसाब बराबर करेगा। जब हमने प्रोलेटेरिएट के डेवलपमेंट को जनरल स्टेजेस दिखाए तो हमने देखा कैसे ये सिविल वॉर, जो कि सोसाइटी के अंदर छुपी हुई होती है, एक टाइम पर खुल के रिवॉल्यूशन बन जाती है और उसी वायलेंट रिवॉल्यूशन में बुर्जुआ को हटा के प्रोलेटेरिएट के रूल की नींव रखी जाती है। जैसे कि पहले बताया गया है कि अब तक हर सोसाइटी एक ऐसे सिस्टम पर बनी रही है जहां एक क्लास दूसरी क्लास को दबाती थी, लेकिन किसी क्लास को दबाने के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस भी देनी पड़ते हैं जिससे वह क्लास कम से कम अपनी गुलामी वाली ज़िंदगी को चला सके। जैसे सर्फ यानी गुलाम किसान ने सर्फडॉम के टाइम में थोड़ा उठकर कम्यून का हिस्सा बनना सीखा, वैसे ही पिटी बुर्जुआ, छोटी दुकान या कारीगर क्लास भी फ्यूडल रूल के नीचे रहकर धीरे धीरे बुर्जुआ बन गए। लेकिन आज का मॉडर्न मजदूर इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ उठता नहीं बल्कि और नीचे गिरता जाता है। वे अपने ही क्लास की एग्जिस्टेंस के लेवल से भी नीचे चला जाता है। वह एक बहुत ही गरीब आदमी बन जाता है और गरीबी पॉपुलेशन और वेल्थ दोनों से तेज बढ़ती है। यहाँ से एक बात साफ हो जाती है कि बुर्जुआजी अब रूलिंग क्लास बनने के लायक नहीं है। वे अपने रूल सोसाइटी पर थोप नहीं सकती क्योंकि वे अपने मज़दूर को भी उसी गुलामी में एक बेसिक ज़िंदगी नहीं दे सकती। मज़दूर इतना गिर जाता है कि बुर्जुआजी को उसे खिलाना पड़ता है, जबकि सिस्टम ऐसा था कि मज़दूर उनके लिए काम करे और उन्हें खिलाएं। सोसाइटी बुर्जुआजी के रूल में अब और नहीं चल सकती। मतलब बुर्जुआजी का होना सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है। बुर्जुआ क्लास के एग्जिस्टेंस का बेस है कैपिटल का बनना और बढ़ना, और कैपिटल तभी बनता है जब वेज लेबर मजदूरी पर बेस्ड काम होता है। वेज लेबर सिर्फ एक चीज़ पर टिका होता है, लेबरर्स के बीच कंपटीशन। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती है, जो कि बुर्जुआजी के कारण ही हो रही है, वैसे वैसे कंपटीशन के चलते लेबरर्स जो अलग थे वे अब साथ मिलके एक रिवॉल्यूशन बन जाते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्री का बढ़ना बुर्जुआजी के पैरों तले ज़मीन खींच लेता है, जिसमें वह प्रोडक्शन करता था और माल अपना बनाता था। तो अब बुर्जुआजी जो सबसे बड़ी चीज़ प्रोड्यूस करती है वह है उनका खुद का ग्रेव डिगर, यानी कब्र खोदने वाला। मतलब प्रोलेटेरिएट, बुर्जुआजी का गिरना और प्रोलेटेरिएट का जीतना दोनों ही अब तय है। कम्युनिस्ट का पूरा प्रोलेटेरिएट यानी मजदूर क्लास के साथ क्या रिलेशन है? कम्युनिस्ट कोई अलग पार्टी नहीं है जो दूसरे वर्किंग क्लास ग्रुप्स के अगेंस्ट हो। उनका खुद का कोई अलग इंटरेस्ट नहीं होता जो पूरे प्रोलेटेरिएट के इंटरेस्ट से अलग हो। वे अपने कोई अलग सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल्स नहीं बनाते जिससे वह प्रोलेटेरियन मूवमेंट को अपने हिसाब से घुमाएं या मूर्ख बनाएं। कम्युनिस्ट सिर्फ एक चीज़ में अलग दिखती है दूसरे वर्किंग क्लास पार्टी से। पहला, जब अलग अलग कंट्रीज़ के मज़दूर अपनी नेशनल स्ट्रगल लड़ते हैं तो कम्युनिस्ट उन सभी स्ट्रगल्स के बीच एक कॉमन इंटरेस्ट देखते हैं, पूरी दुनिया के प्रोलेटेरिएट का एक साथ भला नेशनैलिटी से ऊपर उठकर। और दूसरा, जब वर्किंग क्लास और बुर्जुआजी के बीच स्ट्रगल अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है तो कम्युनिस्ट हमेशा मूवमेंट के ओवरऑल इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कम्युनिस्ट दो तरीके से अलग होते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर वह हर कंट्री के वर्किंग क्लास का सबसे आगे बढ़ने वाला, सबसे डिटरमिन्ड हिस्सा होता है जो बाकी सबको पुश करता है, और थ्योरी में उन्हें मूवमेंट का रास्ता, उनके कंडीशंस, उनके फाइनल रिजल्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। कम्युनिस्ट का तुरंत गोल भी वही है जो बाकी प्रोलेटेरियन पार्टीज़ का है, मज़दूरों को एक क्लास बनाना, बुर्जुआ यानी अमीर रूलिंग क्लास की पावर गिराना और पॉलिटिकल पावर को प्रोलेटेरिएट के हाथ में लाना। कम्युनिस्ट के थ्योरीज किसी ऐसे रिफॉर्मर के बनाए नए आइडियाज़ या रूल्स पर बेस्ड नहीं है जो सोचता हो कि उसने कुछ नया खोज लिया
ये थ्योरी सिंपल तरीके से वही चीज़ बताती है जो ऑलरेडी दुनिया में हो रही है, जो क्लास स्ट्रगल से निकलती है, जो हिस्ट्री के प्रोसेस से आ रही है, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेशंस का ख़त्म करना कम्युनिज़्म का स्पेशल पॉइंट नहीं है। हिस्ट्री में हर वक्त प्रॉपर्टी रिलेशंस बदले हैं जब टाइम के कंडीशंस बदले हैं। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्यूडल प्रॉपर्टी को हटा के बुर्जुआ प्रॉपर्टी ले आए। कम्युनिज़्म का फ़र्क बस ये है कि वे प्रॉपर्टी का ख़त्म नहीं चाहता, वे सिर्फ बुर्जुआ प्राइवेट प्रॉपर्टी का ख़त्म चाहता है। और ये मॉडर्न बुर्जुआ प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है? ये सिस्टम है जो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने और लूटने के ऊपर बना है, जहाँ थोड़े लोग ज़्यादा लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इस सेंस में कम्युनिज़्म की थ्योरी एक ही लाइन में समझी जा सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करो। हम कम्युनिस्ट पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि हम ऐसे प्रॉपर्टी के राइट्स को ख़त्म करना चाहते हैं जो किसी आदमी ने अपने काम में कमाई हो और जिसे लोग पर्सनल फ्रीडम, मेहनत और इंडिपेंडेंस का बेस मानते हैं। मेहनत से कमाई हुई, अपने दम पर बनाई गई प्रॉपर्टी। क्या आप छोटे कारीगर या छोटे किसान वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो बुर्जुआ यानी पैसों वाली प्रॉपर्टी से पहले आई थी? उसे ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडस्ट्री का विकास उसे काफ़ी हद तक पहले ही ख़त्म कर चुका है और रोज़ ख़त्म कर रहा है। या आप मॉडर्न बुर्जुआ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? लेकिन क्या वेज लेबर यानी मजदूरी काम करने वालों को कोई प्रॉपर्टी देती है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ कैपिटल बनाता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मजदूरी का फ़ायदा उठाती है और सिर्फ तभी बदलती है, तभी बढ़ती है जब नए मज़दूर मिले जिनको फिर से एक्सप्लॉइट किया जा सके। आज की प्रॉपर्टी कैपिटल और वेज लेबर के बीच के क्लैश पे बनी है। आइए दोनों साइड को समझते हैं। कैपिटलिस्ट बनना मतलब सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि प्रोडक्शन में एक सोशल स्टेटस भी पाना। कैपिटल एक मिलजुल के बनाया हुआ चीज़ है और ये सिर्फ तभी चल सकता है जब सोसाइटी के कई लोग मिलकर काम करें और आखिर में जब पूरी सोसाइटी का एक्शन साथ हो। इसीलिए कैपिटल सिर्फ पर्सनल पावर नहीं, ये एक सोशल पावर है। तो जब कैपिटल को कॉमन प्रॉपर्टी बना दिया जाता है, यानी सब लोगों की मिलके प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पर्सनल प्रॉपर्टी सोशल बन गई। सिर्फ उस प्रॉपर्टी का सोशल कैरेक्टर बदल जाता है, उसका क्लास कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है। अब वेज लेबर को समझते हैं। वेज लेबर की एवरेज प्राइस होती है मिनिमम वेज, मतलब इतना ही पैसा या रिसोर्सेस कि आदमी सिर्फ ज़िंदा रह सके एक मज़दूर के रूप में। तो जो भी एक मज़दूर अपने काम से कमाता है वे बस उसे ज़िंदा रहने और दोबारा काम करने लायक बनाए रखते हैं। हम बिल्कुल भी यह नहीं चाहते हैं कि आदमी अपनी मेहनत का फल ले ही ना, वह तो चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, जीने के लिए। लेकिन हम उस तरीके को ख़त्म करना चाहते हैं जहां आदमी सिर्फ कैपिटल को बढ़ाने के लिए ज़िंदा रहता है और सिर्फ तभी जीने दिया जाता है जब रूलिंग क्लास को ज़रूरत हो। बुर्जुआ सोसाइटी में ज़िंदा काम सिर्फ इसलिए होता है ताकि पुरानी मेहनत जो पैसा बन चुकी है और बढ़ सके। कम्युनिस्ट सोसाइटी में पुरानी मेहनत सिर्फ इसलिए होती है ताकि ज़िंदा मज़दूर का जीवन और बेहतर हो सके, उसका जीवन और रिच और मीनिंगफुल बन सके। बुर्जुआ सोसाइटी में पास्ट प्रेजेंट पे राज करता है, लेकिन कम्युनिस्ट सोसाइटी में प्रेजेंट पास्ट पे राज करता है। बुर्जुआ सोसाइटी में पैसा यानी कैपिटल फ्री है और उसकी अपनी वैल्यू है, लेकिन ज़िंदा आदमी डिपेंडेंट है और उसकी कोई पर्सनल वैल्यू नहीं होती। और जब हम इस सिस्टम को ख़त्म करने की बात करते हैं तो बुर्जुआ लोग इसे इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम ख़त्म करना कहते हैं। और हाँ, यह बात सही भी है। हम बुर्जुआ इंडिविजुअलिटी, बुर्जुआ इंडिपेंडेंस और बुर्जुआ फ्रीडम को ख़त्म करना ही चाहते हैं। आज के बुर्जुआ सिस्टम में फ्रीडम का मतलब होता है फ्री ट्रेड, फ्री खरीद बिक्री। लेकिन अगर खरीदना और बेचना ही बंद हो जाए तो फ्री खरीद बिक्री का भी कोई मतलब नहीं बचता।
ये जो फ्री ट्रेड और फ्रीडम की बातें की जाती हैं, इनका मतलब सिर्फ तभी तक था जब बेचना खरीदना रिस्ट्रिक्टेड था, जैसे मिडिल एजेस में होता था। लेकिन जब कम्युनिज़्म के अंदर खरीदना बेचना ही ख़त्म हो जाए तो ये बुर्जुआ फ्रीडम भी ख़त्म हो जाती है। आप लोग हैरान हो जाते हैं जब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी में आज भी 90% लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि बाकी लोगों के पास नहीं है। तो आप लोग हमें इस बात का दोष देते हो कि हम ऐसे सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं जो सिर्फ इस कंडीशन पर टिका है कि मैक्सिमम लोगों के पास कुछ भी ना हो। सीधी बात ये है, आप लोग हमें इसलिए दोष देते हो क्योंकि हम आपकी प्रॉपर्टी ख़त्म करना चाहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, हम वही करना चाहते हैं। जब काम यानी लेबर को कैपिटल, पैसा या रेंट में बदला नहीं जा सकता, जब किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को बुर्जुआ प्रॉपर्टी या कैपिटल में बदला नहीं जा सकता, तब आप कहते हो कि इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो गई। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आपके लिए इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ बुर्जुआ आदमी है, यानी पैसेदार मिडिल क्लास आदमी। और हाँ, ऐसा आदमी तो सोसाइटी से हटा देना चाहिए और वापस लाने लायक भी नहीं है। कम्युनिज़्म किसी आदमी से सोसाइटी की चीज़ों का यूज़ करने का हक नहीं छीनता, वह सिर्फ दूसरों के काम का फ़ायदा उठाने के हक को ख़त्म करता है। लोग कहते हैं कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई तो लोग काम नहीं करेंगे, सब लेज़ी हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो बुर्जुआ सोसाइटी कब की बर्बाद हो चुकी होती, क्योंकि जो लोग काम करते हैं उनके पास कुछ नहीं होता और जिनके पास सब कुछ होता है वह काम नहीं करते। ये पूरा आर्ग्यूमेंट बस इस बात को घुमा के बोलता है कि जब कैपिटल नहीं होगी तो वेज लेबर भी नहीं होगा। कम्युनिस्ट तरीके से सामान बनाने और बांटने पर जितनी भी आपत्तियां उठाई गई हैं, वही आपत्तियां उन्होंने आइडियाज़ और नॉलेज को लेकर भी उठाई है। जैसे बुर्जुआ को लगता है कि अगर क्लास प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई तो प्रोडक्शन ही ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही उसे लगता है कि अगर क्लास कल्चर ख़त्म हो गया तो कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा। वह कल्चर जिसके जाने का वह दुख मानता है, वह ज़्यादा लोगों के लिए सिर्फ मशीन बनाने की ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब आप लोग हमारे बुर्जुआ प्रॉपर्टी ख़त्म करने के इरादे को अपने बुर्जुआ आइडिया जैसे फ्रीडम, कल्चर, लॉ से जज करते हो, तब तक हमें मत समझाइए। आपके खुद के आइडियाज़ आपके बुर्जुआ प्रोडक्शन और बुर्जुआ प्रॉपर्टी के सिस्टम से ही निकले हैं। जैसे आपका लॉ भी सिर्फ आपकी क्लास की मर्जी है, जो सबके लिए लॉ बना दिया गया है, और उसका डायरेक्शन भी आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट से तय होता है। जो कन्फ्यूज़न आपके अंदर है, जिसमें आप अपने सोशल सिस्टम को नेचर और रीज़न का इटर्नल लॉ समझ लेते हैं, ये कन्फ्यूज़न आपसे पहले वाली हर रूलिंग क्लास में भी थी। जो बात आप पुराने ज़माने की प्रॉपर्टी के केस में समझ लेते हैं और फ्यूडल प्रॉपर्टी के केस में भी मान लेते हैं, वही बात अपने बुर्जुआ प्रॉपर्टी पर आते ही आपको मना करनी पड़ती है। फैमिली को ख़त्म करना, ये सुनकर तो सबसे एक्सट्रीम लोग भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आज की जो फैमिली है यानी बुर्जुआ फैमिली, वे किस पे बेस्ड है? पैसों पे, प्रॉफिट पे। और ये फैमिली सिस्टम पूरी तरह से सिर्फ बुर्जुआ क्लास में ही मिलता है। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। प्लोरिटेरियन लोगों के बीच फैमिली होती ही नहीं और उसकी जगह पर पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन होती है। तो जब पैसा ख़त्म होगा तब यह बुर्जुआ फैमिली और उसका दूसरा साइड दोनों खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। आप हमें दोष देते हैं कि हम चाहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों का शोषण ना करें। हाँ, इस क्राइम को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हम घर की एजुकेशन हटा के सोशल एजुकेशन लेकर आते हैं, इससे सबसे सीक्रेट रिश्ता तोड़ देते हैं। और आपकी एजुकेशन क्या घर की ही होती है? नहीं, वह भी तो सोसाइटी के रूल से ही होती है। स्कूल, रूल्स, सिस्टम सब कुछ ऑलरेडी सोशल है। कम्युनिस्ट ने यह सोशल इंटरवेंशन इन्वेंट नहीं किया।
हम तो सिर्फ इस इन्वेंशन का कंट्रोल रूलिंग क्लास के हाथ से निकालना चाहते हैं और एजुकेशन को उनके इफ़ेक्ट से बचाना चाहते हैं। आप लोग जो फैमिली और एजुकेशन के रिश्ते पर इतना नाटक करते हैं वो और भी ज़्यादा घटिया लगता है जब मॉडर्न इंडस्ट्री की वजह से प्लोरिटेरियन फैमिलीज़ बिल्कुल टूट जाती है और उनके बच्चों को सिर्फ एक माल या लेबर मशीन बना दिया जाता है। और फिर आप बुर्जुआ लोग चिल्लाते हो कि कम्युनिस्ट तो वोमेन को सबके लिए कॉमन बनाना चाहते हैं। बुर्जुआ अपनी वाइफ को सिर्फ एक प्रोडक्शन का टूल समझता है। जब उसे पता चलता है कि प्रोडक्शन के टूल्स सबके साथ मिलकर यूज़ किए जाएंगे तो उसका दिमाग तुरंत यह सोचता है कि औरतें भी सबके लिए कॉमन हो जाएंगी। उसे तो यह तक समझ नहीं आता कि असल में हम औरत को सिर्फ प्रोडक्शन का टूल बनाकर रखने वाले सिस्टम को ही ख़त्म करना चाहते हैं। बुर्जुआ लोगों का यह गुस्सा और फेक शर्म सबसे ज़्यादा हंसी छोड़ने वाली होती है जब वो कम्युनिस्ट पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम औरतों को ओपनली सबके साथ शेयर करने का सिस्टम बनाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट को कुछ ऐसा नया लाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब तो पहले से चलता आ रहा है। हमारे बुर्जुआ लोग प्लोरिटेरियन आदमियों की बीवियों और बेटियों तक पे कब्ज़ा कर लेते हैं। कॉमन प्रोस्टिट्यूट्स अलग, और तो और यह लोग एक दूसरे की बीवियों को छीन लेना भी अपना शौक़ समझते हैं। बुर्जुआ शादी का सिस्टम भी असल में बीवियों को कॉमन बनाने का हाइपोक्रिटिकल तरीका है। अगर कम्युनिस्ट पे कोई इल्ज़ाम बनता भी है तो वह सिर्फ इतना कि हम चुपके होने वाली चीज़ों को ओपनली लीगल करना चाहते हैं और बाकी सब तो साफ है। जब तक ये पुराना प्रोडक्शन सिस्टम ख़त्म नहीं होता तब तक प्रोस्टिट्यूशन चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट ख़त्म नहीं हो सकता। कम्युनिस्ट पे ये भी इल्ज़ाम लगता है कि वे देश और नेशनैलिटी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन एक कामगार के पास कौन सी कंट्री होती है, उससे वह कैसे छीनी जा सकती है जो उसके पास है ही नहीं। जब प्लोरिटेरिएट पॉलिटिकल पावर ले लेगा, जब वह नेशन की रूलिंग क्लास बन जाएगा, तभी तो उसे नेशनल कहा जा सकता है, लेकिन बुर्जुआ सेंस में नहीं। जैसे जैसे बुर्जुआजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे फ्री ट्रेड, वर्ल्ड मार्केट, एक जैसे प्रोडक्शन के तरीके और एक जैसे जीने के कंडीशंस बन रही है, वैसे वैसे नेशनल डिफरेंसेस और लोगों के बीच दुश्मनी ख़त्म होती जा रही है। और जब प्रोलिटेरिएट रूलिंग पावर बनेगा तो ये प्रोसेस और तेज़ हो जाएगी। सिविलाइज्ड देशों की यूनाइटेड एक्शन, ये तो प्लोरिटेरिएट की आज़ादी के लिए पहला कंडीशन है। जितना एक आदमी का दूसरे आदमी से शोषण ख़त्म होगा, उतना ही एक नेशन का दूसरे नेशन पर शोषण भी ख़त्म होगा। जितना एक नेशन के अंदर क्लासेस के बीच की लड़ाई ख़त्म होगी, उतना ही नेशंस के बीच की दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी। कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ जो रिलीजियस, फिलोसफिकल या आइडियोलॉजी से ऑब्जेक्शन उठाया जाता है वह सीरियसली लेने लायक भी नहीं है। क्या ये समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए कि इंसान के विचार, नज़रिए और सोच तब बदलते हैं जब उसकी ज़िंदगी की असली हालत, उसके सोशल रिलेशंस और उसका सोशल लाइफ बदलता है। आइडियाज़ के हिस्ट्री से और क्या साबित होता है? बस यही कि जैसे जैसे मटेरियल प्रोडक्शन बदलता है वैसे वैसे इंटेलेक्चुअल सोच भी बदल जाती है। हर ज़माने के रूलिंग विचार वही होते हैं जो उस समय के रूलिंग क्लास के होते हैं। जब लोग ऐसे आइडियाज़ की बात करते हैं जो सोसाइटी को बदल देते हैं तो वह बस यह बता रहे होते हैं कि पुरानी सोसाइटी के अंदर ही नए सोसाइटी के एलिमेंट्स पैदा हो चुके हैं और जैसे जैसे पुरानी सोसाइटी बिखर रही है वैसे वैसे पुराने आइडियाज़ भी ख़त्म हो रहे हैं। जब पुरानी दुनिया अपने अंत में थी तब पुराने धर्मों को क्रिश्चियनिटी ने हरा दिया था। जब 18वीं सदी में क्रिश्चियन सोच रैशनल सोच के सामने हार गई थी तब फ्यूडल सोसाइटी ने अपनी अंतिम लड़ाई रिवॉल्यूशनरी बुर्जुआजी के खिलाफ लड़ी थी। रिलीजियस लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस जैसे आइडियाज़ सिर्फ फ्री कंपटीशन के ज्ञान के एरिया में आने के एक्सप्रेशन थे। ज़रूर कहा जाएगा
हाँ, रिलीजियस, मोरल, फिलोसफिकल और लीगल आइडियाज़ हिस्ट्री के दौरान बदले हैं, लेकिन रिलीजियन, मोरालिटी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और लॉ, इन सब ने इन बदलाव के बाद भी जिंदा रहना कंटिन्यू किया। कुछ हमेशा के सच, कुछ इटर्नल ट्रूथ्स जैसे कि फ्रीडम और जस्टिस हर सोसाइटी में कॉमन रहे हैं, लेकिन कम्युनिज़्म इन इटर्नल ट्रूथ्स को ही ख़त्म कर देता है। ये रिलीजियन और मोरालिटी को ख़त्म करता है और उनको नए बेस पर खड़ा करने की जगह उनका पूरा सिस्टम तोड़ देता है। इसीलिए यह पूरे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के ख़िलाफ़ चलते हैं। पर असल में ये कोई इल्ज़ाम है क्या? हिस्ट्री की जो पुरानी सोसाइटी है वह हमेशा क्लास के बीच टकराव से बनी है और ये टकराव हर टाइम पर अलग अलग फॉर्म लेते गए हैं, लेकिन इनका एक चीज़ कॉमन रहा, सोसाइटी के एक हिस्से ने दूसरे हिस्से का शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन किया। इसीलिए पुरानी सोसाइटीज़ के आइडियाज़ भी एक जैसे ही घूमते रहे, चाहे कितनी भी वैरायटी दिखाई हो। वह एक फिक्स्ड सोच के सर्कल में ही थी और ये आइडियाज़ तभी कम्प्लीटली ख़त्म हो सकता है जब क्लासेस के बीच का ये टकराव पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन सबसे गहरा तोड़ है पुराने रिश्तों के साथ। इसलिए कोई सरप्राइज़ नहीं कि ये रिवॉल्यूशन पुराने आइडियाज़ के साथ भी सबसे गहरा तोड़ लेकर आता है। अब छोड़िए बुर्जुआ लोगों के ऑब्जेक्शंस को, हम ऊपर देख चुके हैं कि कामगर क्लास के रिवॉल्यूशन का पहला कदम है प्रोलेटेरिएट को रूलिंग क्लास बनाना और डेमोक्रेसी की लड़ाई जीतना। प्रोलेटेरिएट अपने पॉलिटिकल पावर का यूज़ करेगा ताकि धीरे धीरे पूरा कैपिटल बुर्जुआजी से छीन ले और सारे प्रोडक्शन के टूल्स स्टेट के हाथ में दे दे, यानी कि उसी प्रोलेटेरिएट के हाथ में जो अब रूलिंग क्लास बन चुका होगा और पूरे प्रोडक्शन को जितना हो सके उतना फास्ट ग्रो करेगा। शुरुआत में यह सब पॉसिबल नहीं होगा बिना प्रॉपर्टी राइट्स और बुर्जुआ प्रोडक्शन के सिस्टम पे जोर डाले। ऐसे स्टेप्स लाने पड़ेंगे जो शुरू में लग सकते हैं कि वीक या बेकार हैं, लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ेगा ये स्टेप्स पुराने सोशल सिस्टम्स को तोड़ने के लिए और भी बड़े कदम उठाएंगे। ये सब स्टेप्स ज़रूरी होंगे पूरा प्रोडक्शन सिस्टम बदलने के लिए। अलग अलग देशों में ये स्टेप्स अलग तरीके से होंगे, लेकिन जो कंट्रीज़ ऑलरेडी एडवांस्ड है उनके लिए मोस्टली ये स्टेप्स काम आएंगी। पहला, ज़मीन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करना और ज़मीन से आने वाले रेंट को पब्लिक यूज़ के लिए लाना। दूसरा, ऐसा इनकम टैक्स लगाना जो ज़्यादा कमाने वालों पर ज़्यादा हो, जैसे जैसे इनकम बढ़े टैक्स भी बढ़े। तीसरा, इनहेरिटेंस का हक पूरी तरह ख़त्म करना। चौथा, जो लोग देश से भाग गए हैं या जो बागी हैं उनकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त करना। पांचवा, पूरा क्रेडिट सिस्टम स्टेट के कंट्रोल में लाना, एक नेशनल बैंक के थ्रू जिसमें स्टेट का पैसा हो और उसका पूरा कंट्रोल हो। छठा, सारे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टेट के हाथ में देना। सातवां, जो फैक्ट्रीज़ और प्रोडक्शन के टूल्स स्टेट के पास हैं उनको इंक्रीज़ करना। बेजान ज़मीन को काबिल बनाना और फार्मिंग के लिए एक प्लान के तहत इम्प्रूव करना। आठवां, हर आदमी के लिए काम करना ज़रूरी बनाना, इंडस्ट्रियल आर्मीज़ बनाना, खासकर एग्रीकल्चर के लिए। नौवां, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को मिला देना। शहर और गांव के बीच जो डिफरेंस है उसको धीरे धीरे ख़त्म करना और पॉपुलेशन को देश भर में बराबर बांटना। 10वां, सारे बच्चों के लिए फ्री पब्लिक स्कूल एजुकेशन। बच्चों से फैक्ट्री में काम लेने जैसा अब होता है तो उसको ख़त्म करना। एजुकेशन और इंडस्ट्री का कनेक्शन बनाना। जब डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी और प्रोडक्शन पूरा देश के एक बड़े ग्रुप के हाथ में आएगा तो पब्लिक पावर अपना पॉलिटिकल रूप खो देगा। पॉलिटिकल पावर असल में क्या होता है? एक क्लास का ऑर्गेनाइज सिस्टम दूसरी क्लास को दबाने के लिए। अगर प्रोलेटेरिएट अपने स्ट्रगल के दौरान बुर्जुआजी के अगेंस्ट एक क्लास बनकर खड़े होते हैं
और रिवॉल्यूशन के थ्रू खुद रूलिंग क्लास बन जाता है और पुराने प्रोडक्टिव सिस्टम को तोड़ देता है, तो उसके साथ ही सारे क्लास डिफरेंसेस भी ख़त्म हो जाते हैं और इस तरह प्रोलेटेरिएट का रूलिंग क्लास होना भी ख़त्म हो जाता है। पुरानी बुर्जुआ सोसाइटी जिसमें क्लासेस और क्लास के बीच टकराव थे, उसकी जगह आएगी एक नई सोसाइटी जिसमें हर एक व्यक्ति का आज़ादी से डेवलपमेंट, सबके आज़ादी से डेवलपमेंट की शर्त बन जाएगा। अब समाजवादी और कम्युनिस्ट साहित्य की बात करता हूँ। इसमें पहले रिएक्शनरी सोशलिज़म, इसका पहला हिस्सा फ्यूडल सोशलिज़म, अपने हिस्टोरिकल पोजीशन की वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के एरिस्टोक्रेट्स का काम बन गया कि वह मॉडर्न बुर्जुआ समाज के अगेंस्ट छोटी छोटी किताबें लिखे। फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति और इंग्लैंड के रिफॉर्म मूवमेंट में ये एरिस्टोक्रेट्स लोग एक बार फिर नए और नफ़रत के लायक उठे जैसे लोगों के सामने हार गए और पॉलिटिकल स्ट्रगल का सवाल ही नहीं बचा था, सिर्फ लिखने का जरिया बचा था। लेकिन लिखने के एरिया में भी वह पुराने टाइम्स के स्लोगन्स काम के नहीं रहे। लोगों का सपोर्ट पाने के लिए उन एरिस्टोक्रेट लोगों को अपने स्वार्थ भूलकर बुर्जुआ के अगेंस्ट अपना इल्ज़ाम मज़दूर क्लास के हित में रखना पड़ा। इस तरह उन्होंने अपने नए मालिक के अगेंस्ट मजाक भरे गीत लिखे और उसके कान में भविष्य के तूफ़ानों की धीमी धमकियां दी। ऐसे बना फ्यूडल सोशलिज़म, आधा रोना, आधा मजाक, आधा पुराने वक्त का इको, आधा भविष्य का डर, कभी कभी अपने तीखे, स्मार्ट और चुभने वाले शब्दों से बुर्जुआ के दिल तक छेद देना, लेकिन हमेशा एक मजाक बन जाता क्योंकि उनमें मॉडर्न हिस्ट्री को समझने की बिल्कुल भी समझ नहीं होती। लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए एरिस्टोक्रेट्स लोग मज़दूरों की भीख की झोली को अपना झंडा बनाकर लहराने लगे, लेकिन लोग जब भी उनके साथ जुड़े, पीछे से उनका पुराना एरिस्टोक्रेट्स कोट ऑफ आर्म्स यानी शाही निशान दिखाया और वह ज़ोर ज़ोर से हंसी मारते हुए उनका साथ छोड़ गए। फ्रांस के कुछ लेजिटिमिस्ट और यंग इंग्लैंड के ग्रुप ने यही नाटक दिखाया। जब उन्होंने दिखाया कि उनका एक्सप्लॉयटेशन का तरीका बुर्जुआजी से अलग था, तो वह भूल गए कि उन्होंने भी एक्सप्लॉयटेशन किया था। बस उस समाज के रूल्स और कंडीशंस अलग थी जो अब पुरानी हो चुकी है। जब वे कहते हैं कि उनके रूल में मॉडर्न प्रोलेटेरिएट कभी था ही नहीं, तो वह भूल जाते हैं कि मॉडर्न बुर्जुआजी तो उनके ही बनाए गए समाज का बच्चा है और बाकी सबके लिए उनका रिएक्शनरी नेचर इतना क्लियर दिखता है कि उनका सबसे बड़ा इल्ज़ाम बुर्जुआजी पर यह है कि इसने एक ऐसी क्लास बना दी है जो पूरा पुराना समाज तोड़ देगी। वह बुर्जुआजी को इसलिए नहीं दोष देते कि उन्होंने एक प्रोलेटेरिएट बनाया, बल्कि इसलिए दोष देते हैं क्योंकि उस प्रोलेटेरिएट में क्रांति की आग है। पॉलिटिकल लाइफ में यह लोग हमेशा वर्किंग क्लास के खिलाफ ज़बरदस्ती के एक्शंस में साथ देते हैं और अपने डेली लाइफ में बड़े बड़े उचित शब्दों के बावजूद ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के पेड़ से गिरते सोने के सेब उठाने के लिए झुक जाते हैं और सच, प्यार और इज्जत को बेचकर उन चुकंदर से बनती चीनी और आलू से बनती शराब का बिजनेस करते हैं। जैसे पंडित हमेशा जमींदार के साथ रहता है, वैसे ही क्लर्किकल सोशलिज़म भी फ्यूडल सोशलिज़म के साथ होता है। क्रिश्चियन सादगी को थोड़ा सोशलिस्ट रंग देना सबसे आसान काम है। क्या क्रिश्चियनिटी ने कभी प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? सादगी के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ? क्या उसने इन सभी जगह चैरिटी, गरीबी, अकेलापन, शरीर को दर्द देना, साधु जैसी ज़िंदगी और मदर चर्च का उपदेश नहीं दिया? क्रिश्चियन सोशलिज़म तो सिर्फ एक पवित्र पानी है जो पंडित एरिस्टोक्रेट के दिल के जलते दर्द को थोड़ा ठंडा करने के लिए छिड़कता है।
पिटी बुर्जुआ सोशलिज्म, फ्यूडल एरिस्टोक्रेट्स लोग ही सिर्फ वह क्लास नहीं थे जो बुर्जुआजी ने बर्बाद की। मेडिवल के शहरी लोग, नागरिक और छोटे किसान भी बुर्जुआजी के आने से तबाह हुए। यही लोग मॉडर्न बुर्जुआजी के पहले रूप थे। उन देशों में जहां इंडस्ट्री और व्यापार का विकास अभी थोड़ा कम है, वहां ये दोनों क्लासेस अभी भी नए बुर्जुआजी के साथ जिंदा हैं। जहां मॉडर्न सिविलाइजेशन फुली डेवलप्ड हो चुकी है, वहां एक नई क्लास बनी है, पिटी बुर्जुआ, जो प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआजी के बीच में लटकी है और बार बार बुर्जुआ समाज का एक एक्स्ट्रा पार्ट बनकर लौटती है। लेकिन इस क्लास के एक एक व्यक्ति को कंपटीशन की वजह से बार बार नीचे प्रोलिटेरिएट में धकेल दिया जाता है। जैसे जैसे मॉडर्न इंडस्ट्री आगे बढ़ती है, ये लोग देखते हैं कि एक दिन उनका पूरा वजूद ही ख़त्म हो जाएगा और उनकी जगह लेने वाले होंगे फैक्ट्रीज में सुपरवाइज़र्स, खेती में चौकीदार और व्यापार में दुकान के नौकर। फ्रांस जैसे देशों में जहां किसान आधी से ज़्यादा आबादी में हैं, वहां ये ऑब्वियस था कि जो लिखने वाले प्रोलिटेरिएट के पक्ष में हैं, वे अपनी बुर्जुआ सिस्टम की आलोचना में किसान और पिटी बुर्जुआ के नज़रिए से देखेंगे और इन बीच की क्लासेस के नज़रिए से ही वह वर्किंग क्लास का साथ देंगे। इस तरह पिटी बुर्जुआ सोशलिज्म का जन्म हुआ। सिस्मोंदी स्कूल का लीडर था, सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, इंग्लैंड में भी। इस सोशलिज्म के स्कूल ने मॉडर्न प्रोडक्शन के कंडीशंस में छिपे कॉन्ट्राडिक्शंस को बहुत तीखे तरीके से समझाया। इसने इकोनॉमिस्ट के दिखावे भरे जस्टिफिकेशन को बिल्कुल नंगा कर दिया। इसने बिना किसी शक के ये साबित किया कि मशीन और काम के बंटवारे का असर तबाही लाने वाला है। इसने ये भी दिखाया कि कैसे पैसा और ज़मीन कुछ हाथों में जमा हो जाती है, कैसे ओवर प्रोडक्शन और क्राइसिस होती है। स्नेपेती बुर्जुआ और किसानों की टूटती फूटती हालत, मज़दूरों की हालत, प्रोडक्शन की अफरा तफरी, दौलत के बंटवारे में बड़ा फ़र्क और देशों के बीच चल रही मैन्युफैक्चरिंग वॉर्स को सामने रखा। इसने ये भी दिखाया कि कैसे पुरानी मोरल वैल्यूज़, पुराने पारिवारिक रिश्ते और पुराने नेशंस का बिखरना हो रहा है। लेकिन जब बात आई सोशलिज्म के पॉजिटिव गोल्स की, तो इसने या तो पुराने प्रोडक्शन और एक्सचेंज के तरीक़ों को वापस लेने की बात की और उनके साथ पुरानी प्रॉपर्टी और समाज को भी। लेकिन जब बात आई सोशलिज्म के पॉजिटिव गोल्स की, तो इसने या तो पुराने प्रोडक्शन और एक्सचेंज के तरीके को वापस लाने की बात की और उनके साथ पुरानी प्रॉपर्टी और समाज को भी, या फिर मॉडर्न प्रोडक्शन और एक्सचेंज को फोर्स करके पुराने प्रॉपर्टी सिस्टम के दायरे में बंद करने की कोशिश की, जो कि खुद उन टूल्स के वजह से टूटने वाले थे। दोनों ही केसेस में ये या तो पीछे ले जाने वाला यानी रिएक्शनरी था, या ख्याली यानी यूटोपियन था। इसका अंतिम नारा था मैन्युफैक्चरिंग के लिए पुराने कॉरपोरेट गिल्ड्स और खेत के लिए पिता जैसा रिश्ता। आखिर में जब इतिहास की कड़क सच्चाइयों ने इनकी खुद की इस भूल का नशा उतार दिया, तो ये सोशलिज्म एक बेकार हैंगओवर बन के रह गया। जर्मन या ट्रू सोशलिज्म, फ्रांस का सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लिटरेचर, जो कि एक पावरफुल बुर्जुआजी के दबाव में पैदा हुआ था और जिसका मकसद उस पावर के खिलाफ संघर्ष दिखता था, ये जर्मनी में तब इंट्रोड्यूस हुआ जब वहाँ की बुर्जुआजी ने फ्यूडल रियासत के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की थी। जर्मन फिलोसोफर्स, थिंकर्स बनने की कोशिश करने वाले लोग और लिखने वाले सब इस लिटरेचर पर टूट पड़े, लेकिन वह यह भूल गए कि जब ये लिखावट फ्रांस से जर्मनी आई तो फ्रांस के सोशल कंडीशंस साथ में नहीं आए। जर्मन हालात के टच में आते ही ये फ्रांस लिखावट अपना तुरंत प्रैक्टिकल इम्पैक्ट खो बैठी और सिर्फ एक लिटरेरी चीज़ बन के रह गई। जैसे 18th सेंचुरी के जर्मन थिंकर्स के लिए पहली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के डिमांड्स
सिर्फ प्रैक्टिकल रीज़न के डिमांड्स थे और उनके लिए फ्रेंच बुर्जुआजी के रिवॉल्यूशनरी इरादों का मतलब था प्योर विल, जैसे कि वह ह्यूमंस विल का असल रूप हो। जर्मन लिखने वालों का काम सिर्फ इतना था कि वह नए फ्रेंच आइडियाज़ को अपने पुराने फिलोसॉफिकल दिमाग के साथ मिला दे, या ये कहें कि उन्होंने फ्रेंच आइडियाज़ को अपना तो लिया लेकिन अपने सोच के नज़रिए से पीछे नहीं हटे। ये अपनाने का काम बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई दूसरी भाषा सीखी जाती है, सिर्फ ट्रांसलेशन के थ्रू। जैसे सबको पता है कि कैसे मार्क्स ने पुराने रिलीजियस सेंस की बेकार कहानियाँ लिख दी थी उन पुराने पर्चियों पर जहाँ की पहले की एंशिएंट क्लासिकल लिखावट होती थी, वैसे ही जर्मन लिखने वालों ने इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया फ्रेंच लिखावट के साथ। उन्होंने फ्रेंच लिखावट के नीचे अपना फिलोसॉफिकल बकवास लिख दिया। जैसे फ्रेंच में जब पैसों के इकोनॉमिक्स रूल को क्रिटिसिज्म लिखी तो जर्मन्स ने नीचे लिखा ह्यूमैनिटी का एलिनेशन, और इसके उलट जर्मन्स ने अपने यहाँ लिखा डिथ्रोनमेंट। ये सब फिलोसॉफिकल लाइंस को फ्रेंच हिस्टोरिकल लिखावट के पीछे चिपका के उन्होंने इसका नाम दे दिया एक्शन की फ़िलॉसफ़ी, सच्चा सोशलिज़म, जर्मन साइंस ऑफ सोशलिज़म, सोशलिज़म की फ़िलॉसॉफिकल फाउंडेशन और पता नहीं क्या क्या। इस प्रोसेस में फ्रेंच सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लिटरेचर का पूरा दम निकाल दिया गया। और जब यह लिखावट जर्मन के हाथों में एक क्लास के दूसरे क्लास से स्ट्रगल को दिखाना बंद कर दिया, तब जर्मन लिखने वालों को लगा कि उन्होंने फ्रेंच के एक तरफा सोच को पार कर लिया है और अब वह सच्चे ज़रूरत नहीं बल्कि ट्रूथ के ज़रूरत को दिखाते हैं। मज़दूर क्लास के इंटरेस्ट नहीं बल्कि इंसानियत के इंटरेस्ट, एक ऐसे ह्यूमन के जो किसी क्लास से नहीं है, जिसका कोई असल वजूद नहीं है, जो सिर्फ फिलोसॉफिकल फैंटेसी के धुंध में रहता है। ये जर्मन सोशलिज़म जो स्कूल के बच्चों की तरह सीरियस बन गया था और अपने बेकार माल को बाज़ार में जैसे जादूगर बेचता है वैसे बेच रहा था, धीरे धीरे अपनी सीधी सादी इनोसेंस खो बैठा। जर्मनी में खासकर पर्शिया के बोल लोगों की फ्यूडल्स और राजा महाराजा के खिलाफ लड़ाई, मतलब जो लिबरल मूवमेंट था, वो और भी सीरियस हो गया। यहीं से ट्रू सोशलिज़म को एक मौका मिला कि पॉलिटिकल मूवमेंट के सामने अपने सोशलिस्ट डिमांड्स लेकर खड़ा हो जाए। उन्होंने लिबरलिज़म, चुनावी सरकार, बुर्जुआ कंपटीशन, प्रेस की फ्रीडम, बुर्जुआ कानून, लिबर्टी और इक्वालिटी, इन सब के खिलाफ अपना पूरा पुराना शराब बरसा दिया और लोगों को ये बोलने लगे कि तुम्हें बुर्जुआ मूवमेंट से कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ खोना पड़ेगा। जर्मन सोशलिज़म ये भूल गया एकदम सही वक्त पे कि जिसका ये बेकार कॉपी बन गया था, वह फ्रेंच क्रिटिसिज्म मॉडर्न बुर्जुआ समाज के वजूद को मान के चलता था और उसके इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिटिकल सिस्टम जिसके लिए जर्मनी में तब संघर्ष हो रहा था, उनको वह पूरा इग्नोर कर दिया। एब्सोल्यूट सरकारों के लिए जो पंडितों, प्रोफेसर्स, जमींदारों और अफसरों से घिरी होती थी, ये एक परफेक्ट डरावना खिलौना बन गया था जो बुर्जुआजी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। ये एक मीठा सा एंड था उन कड़वी गोली और छड़ियों के इलाज के बाद जो उस समय के सरकारें जर्मन मज़दूरों पर बरसा रही थी। जब ये सच्चा सोशलिज़म सरकार के हाथ में बुर्जुआजी के खिलाफ एक हथियार बन गया, तभी ये सीधा सीधा एक रिएक्शनरी यानी पुरानी सोच वाले इंटरेस्ट भी दिखाने लगा। जर्मन छोटी सोच वाले लोगों का इंटरेस्ट जर्मनी में छोटे दुकानदारों का एक पुराना वर्ग था जो 16वीं सदी से बचा कुचा था और तब से अलग अलग रूपों में बार बार उभर कर आता था। वहीं असल सोशल बेस था जो पुराने सिस्टम को संभाले हुए था। इस वर्ग को बचा के रखना मतलब जर्मनी के पुराने सिस्टम को बचा के रखना था।
बुर्जुआजी का इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल राज इस छोटे वर्ग को दो तरफ से खतरे में डाल रहे थे। एक तरफ से कैपिटल के इकट्ठा होने से और दूसरी तरफ से क्रांति लाने वाले मजदूरों के उठने से। ट्रू सोशलिज्म ने ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ ख़त्म करने का नाटक किया। ये एक बीमारी की तरह फैल गया, एक फैंसी सा झोला जो हवा में लटकते स्पेकुलेशन के जले से बना था, ऊपर से भाषण के फूलों से सजा था और भरा पड़ा था नकली भावनाओं के गीलेपन से। इसमें इन जर्मन सोशलिस्ट ने अपने कमज़ोर और सूखे इटर्नल ट्रूथ्स को लपेट दिया और इसी ने उनके माल को लोगों के बीच और बिकने लायक बना दिया। और जर्मन सोशलिज्म ने धीरे धीरे यही मान लिया कि उसका असल काम है पिटी बुर्जुआ और फिलिस्तीन लोगों का नाटकबाज रिप्रेजेंटेशन बनना। उन्होंने जर्मन नेशन को मॉडल नेशन घोषित कर दिया और जर्मन छोटी सोच वाले आदमी को असल आदमी बोल दिया। उस असल आदमी की हर छोटी और गिरी हुई हरकत को भी एक हिडन ऊंचा सोशलिस्ट मॉडल दे दिया, जो कि असल में उसकी असल नेचर का उल्टा था। ये लोग कम्युनिज्म के ब्रूटल तोड़ फोड़ वाले नेचर के खिलाफ खुल के खड़े हो गए और हर क्लास स्ट्रगल को लेके एक फेक न्यूट्रल एटीट्यूड दिखाने लगे, जैसे वो सब कुछ से ऊपर हैं। बहुत ही कम एक्सेप्शंस के साथ जितने भी उस टाइम के 1847 में उसकी सो कॉल्ड सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट राइटिंग्स जर्मनी में घूम रही थी, वह सब इस गंदी और कमज़ोर कर देने वाली लिखावट के दायरे में ही आती थी। एक हिस्सा बुर्जुआजी का चाहता है कि सामाजिक तकलीफ़ों को थोड़ा ठीक किया जाए ताकि बुर्जुआ समाज का सिस्टम जैसा है वैसा ही बने रहे। इस ग्रुप में आते हैं इकोनॉमिस्ट लोग, दया दिखाने वाले, इंसानियत के सपोर्टर्स, मज़दूरों की हालात सुधारने वाले, जानवरों पर अत्याचार रोकने वाले, ग्रुप्स के मेंबर्स, शराब छोड़ने का प्रचार करने वाले और हर तरह के सुधार करने वाले लोग। इस तरह के सोशलिज्म को लोगों ने पूरे सिस्टम के रूप में लिख भी दिया है। प्रावधान की फ़िलॉसफ़ी डेला मिश्र इस टाइप का एक उदाहरण है। ये सोशलिस्ट बुर्जुआ लोग चाहते हैं कि मॉडर्न समाज के सारे फ़ायदे मिल जाए पर उनसे जुड़ी स्ट्रगल्स और ख़तरे ना हो। वह चाहते हैं समाज वहीं रहे लेकिन उसमें से वह चीज़ें निकाल दी जाए जो तोड़ फोड़ और बदलाव लाती हैं। वह चाहते हैं एक बुर्जुआजी हो पर बिना प्रोलेटेरिएट के। बुर्जुआजी नेचुरली यही सोचेगी कि जहां वह राज कर रही है वहीं दुनिया बेस्ट है और बुर्जुआ सोशलिज्म इसी सोच को और कंफर्टेबल बनाकर अलग अलग सिस्टम बनाता है। जब ये लोग प्रोलेटेरिएट से कहते हैं कि तुम इस सिस्टम को पूरा करो और सीधा एक नए सोशल हेवन में चले जाओ, तो असल में वह यही चाहते हैं कि मज़दूर इसी पुराने समाज में बने रहें और जो बुर्जुआजी के अगेंस्ट जो गुस्सा है, सोच और नफ़रत है उसे छोड़ दे। एक दूसरे टाइप का बुर्जुआजी सोशलिज्म जो ज़्यादा प्रैक्टिकल था पर उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं, मज़दूरों को दिखाने की कोशिश करता था कि कोई भी पॉलिटिकल बदलाव उनके लिए फ़ायदे का नहीं है। वह कहते थे सिर्फ इकोनॉमिक हालात बदलने से ही कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक हालात बदलने का मतलब ये नहीं था कि बुर्जुआ सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जाए जो सिर्फ एक रिवॉल्यूशन से हो सकता था, बल्कि इसका मतलब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार जो पुराने कैपिटल और लेबर वाले रिश्तों को ज्यों का त्यों रखता है। बस थोड़ा कम खर्च में सरकार चल जाए या काम थोड़ा सिंपल हो जाए, सिर्फ इतना ही बुर्जुआ सोशलिज्म अपनी असली रूप में तब दिखाई देता है जब वह सिर्फ एक बोलने की बात बन जाता है। फ्री ट्रेड, मज़दूरों के भले के लिए प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़, मज़दूरों के भले के लिए जेल सुधार, मज़दूरों के भले के लिए, यही इसका आखिरी और सीरियसली मेंट डायलॉग होता है। इसका सारा मतलब यह है कि बुर्जुआ हमेशा बुर्जुआ ही रहेगा। मज़दूर के भले के नाम पर हम यहाँ उस लिटरेचर की बात नहीं कर रहे जो हर बड़े मॉडर्न रिवॉल्यूशन में प्रोलेटेरिएट के डिमांड्स की आवाज़ देता रहा, जैसे बबियूफ और दूसरे लोगों की राइटिंग्स। जब फ्यूडल समाज टूट रहा था और हर जगह हलचल थी,
उस वक्त प्रोलेटेरिएट ने अपने गोल्स पाने की जो पहली डायरेक्ट कोशिश की थी वह ज़रूर फेल हुई, क्योंकि उस समय प्रोलेटेरिएट अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ था और उनकी आज़ादी के लिए जो इकोनॉमिक कंडीशंस चाहिए थी वे अभी बनी ही नहीं थी। वह कंडीशन सिर्फ बुर्जुआ के टाइम के आने से ही बनती। प्रोलेटेरिएट के इन पहले मूवमेंट के साथ जो रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर था उसका एक रिएक्शनरी नेचर था। वे सब लोगों को एक जैसा बनाने की बात करता था और यूनिवर्सल कंट्रोल को प्रमोट करता था, वो भी एकदम क्रूड तरीके से। सेंट सिमन, फोरियर, ओवेन और दूसरे लोगों के सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम भी इसी शुरुआती और अंडर डेवलप्ड फेज में आए। जो प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआजी के बीच की लड़ाई अभी नई नई शुरू हो रही थी, इन सिस्टम बनाने वालों ने क्लास के कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा और समाज में टूट के गिरते एलिमेंट्स को भी समझा। लेकिन उनके लिए प्रोलेटेरिएट एक ऐसे क्लास जैसा था जिसमें ना तो कोई हिस्टोरिकल इनिशिएटिव था ना ही कोई अपना पॉलिटिकल मूवमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो करती गई वैसे वैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते गए। लेकिन उस वक्त का इकोनॉमिक सीन अभी तक प्रोलेटेरिएट की आज़ादी के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल कंडीशंस नहीं देता था। इसीलिए यह लोग नए सोशल सिस्टम, नए सोशल रूल्स ढूंढने लगे जो इन कंडीशंस को क्रिएट कर सके। हिस्ट्री में जो रियल एक्शन होता है उससे हटके इन्होंने अपनी पर्सनल इमेजिनेशन का एक्शन रख दिया। जो कंडीशंस हिस्ट्री ने बनाई होती हैं उनकी जगह फैंटेसी वाली कंडीशंस लाएं। प्रोलेटेरिएट को जो धीरे धीरे खुद बनती क्लास ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जगह यह लोग एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो उनके प्लान के हिसाब से डिज़ाइन किया गया हो। उनकी नज़र में फ्यूचर का पूरा हिस्ट्री सिर्फ उनके सोशल प्लान्स का प्रोपेगेंडा और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बन जाता है। अपने प्लान्स बनाते वक्त ये लोग सोच के चलते हैं कि वह वर्किंग क्लास के फ़ायदे के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दुख भोगने वाली क्लास है। उनके लिए प्रोलेटेरिएट सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वह सबसे ज़्यादा दुख में है। क्लास स्ट्रगल अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी और इन लोगों का अपना इन्वायरमेंट भी ऐसा था। इसीलिए ये वाले सोशलिस्ट खुद को सभी क्लास के कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर समझते थे। ये हर आदमी की लाइफ बेटर करना चाहते थे, चाहे वो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड ही क्यों ना हो। इसी वजह से ये लोग सोसाइटी के हर पार्ट को एड्रेस करते थे बिना किसी क्लास डिफरेंस के, बल्कि ज़्यादातर रूलिंग क्लास को ही समझाने की कोशिश करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर लोग इनका सिस्टम समझ जाए तो कैसे ना मानने की यह बेस्ट प्लान है बेस्ट सोसाइटी बनाने का। इसी वजह से यह लोग हर पॉलिटिकल एक्शन को और स्पेशली हर रिवॉल्यूशनरी एक्शन को रिजेक्ट करते थे। ये लोग अपने गोल शांति से पाना चाहते थे, जो कि ऑलमोस्ट हमेशा फेल होता, और बस अपने एग्जाम्पल देकर सोसाइटी को नए सोशल मैसेज के लिए तैयार करना चाहते थे। ऐसे फ्यूचर का फैंसी ड्राइंग्स जब प्रोलेटेरिएट अभी तक अपनी पोजीशन को सिर्फ इमेजिनेशन में समझता था, तो ये सब उस क्लास के पहले इंस्टिंक्ट्स को दिखाता था, सोसाइटी को पूरी तरह बदलने का। लेकिन इन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट बुक्स में एक क्रिटिकल पार्ट भी होता था। ये हर एग्जिस्टिंग रूल और सोसाइटी के प्रिंसिपल को चैलेंज करता था। इसीलिए इनमें वर्किंग क्लास को जागरूक करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स होता था। जो प्रैक्टिकल सजेशंस इन्होंने दिए, जैसे टाउन और विलेज के डिफरेंसेस को मिटा देना, फैमिली सिस्टम को ख़त्म करना, इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट लोगों के कंट्रोल से निकाल देना और वेज सिस्टम को हटा देना, सोशल हार्मनी का डिक्लेरेशन और स्टेट का काम सिर्फ प्रोडक्शन को मॉनिटर करना, ये सब सजेशंस एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते थे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने की, जो उस वक्त बस शुरू हो रहे थे। और इन बुक्स में भी वह बिल्कुल वेज और अनक्लियर फॉर्म में दिखते हैं। इसीलिए ये सारे आइडिया सिर्फ एक यूटोपियन यानी काल्पनिक नेचर के होते थे। क्रिटिकल यूटोपियन सोशलिज्म और कम्युनिज्म का मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के उल्टे प्रपोजन में होते हैं। जैसे जैसे मॉडर्न क्लास स्ट्रगल ग्रो करता है और क्लियर शेप लेता है, वैसे वैसे यह फैंसी आइडियाज़ जो स्ट्रगल से अलग खड़े होते हैं और उस पर ड्रीमी तरीके से अटैक करते हैं, उनका कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं बचा।
ना ही कोई थियोरेटिकल रीज़न। इसीलिए चाहे इन सिस्टम के फाउंडर्स कुछ हद तक रिवॉल्यूशनरी थे, उनके फॉलोअर्स हमेशा रिएक्शनरी ग्रुप बन गए। वे अपने मास्टर्स के ओल्ड व्यूज़ को पकड़ के बैठे रहे, जबकि प्रोलेटेरिएट का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा था। इसी वजह से यह लोग कोशिश करते हैं क्लास स्ट्रगल को कमज़ोर करने की और दोनों क्लासेस के बीच सुलह करने की। अभी भी यह लोग अपने यूटोपियन ड्रीम्स में जीते हैं, छोटी छोटी जगह फेलिस्ट्रीज बनाने का सपना देखते हैं, होम कॉलोनीज बनाने का प्लान सोचते हैं, या कोई लिटिल एरिया जैसे बेस खोलने का आइडिया, मतलब नए स्वर्ग का छोटा एडिशन। और इन सब हवा में बने महल को सच करने के लिए ये लोग बुर्जुआ लोगों के इमोशंस और पैसे दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं। धीरे धीरे ये लोग भी वहीं बन जाते हैं जो कंजर्वेटिव या रिएक्शनरी सोशलिस्ट होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये थोड़ा ज़्यादा बुकीज और सिस्टम फॉलोइंग होते हैं और अपने सोशल साइंस के मैजिक जैसा इफ़ेक्ट पर अंधविश्वास करते हैं। इसीलिए यह लोग वर्किंग क्लास के पॉलिटिकल एक्शन के अगेंस्ट खड़े होते हैं। उनकी सोच में ऐसा एक्शन लेना मतलब नए मैसेज पर विश्वास ना करना। इंग्लैंड के ओवेंटिस और फ्रांस के फॉरेरिस्ट अपने देश के चार्टिस्ट और रिफिस्ट के अगेंस्ट जाते हैं। कम्युनिस्ट तुरंत के गोल्स के लिए फ़ाइट करते हैं, वर्किंग क्लास के इस वक्त के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन साथ ही आज के मूवमेंट के फ्यूचर का भी ध्यान रखते हैं। फ्रांस में कम्युनिस्ट सोशल डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर कंजर्वेटिव और रेडिकल बुर्जुआजी के अगेंस्ट लड़ते हैं, लेकिन उनका हक बना रहता है कि वह पुराने रिवॉल्यूशन से जुड़ी इल्यूजन्स और गलत सोच को क्रिटिसाइज़ कर सके। स्विट्ज़रलैंड में वह रेडिकल्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि उस पार्टी के अंदर ही ओपोजिंग एलिमेंट्स हैं, कुछ फ्रेंच स्टाइल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और कुछ रेडिकल बुर्जुआ। पोलैंड में वह उस पार्टी के साथ हैं जो नेशनल फ्रीडम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मांगती है, लैंड का रिवॉल्यूशन। वही पार्टी जिसने 1846 का क्रेको अपराइजिंग खड़ा किया था। जर्मनी में वो बुर्जुआजी के साथ मिलकर लड़ते हैं, जब वो मोनार्की ज़मींदार लोग और छोटी बुर्जुआजी के अगेंस्ट रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स लेती है। लेकिन एक पल के लिए भी कम्युनिस्ट यह भूलते नहीं कि बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट के बीच दुश्मनी है, और वो वर्किंग क्लास को बार बार ये समझाते हैं ताकि जब बुर्जुआजी जर्मनी में पावर में आए तो उन्हीं के बनाए नए सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम को वर्किंग क्लास उन्हीं के अगेंस्ट वेपन की तरह यूज़ करे, और ऐसे ही पुरानी रिएक्शनरी क्लासेस गिरती हैं। बुर्जुआजी के अगेंस्ट असली लड़ाई तुरंत शुरू हो जाए। कम्युनिस्ट अपना ध्यान जर्मनी पर इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वहाँ बुर्जुआ रिवॉल्यूशन होने वाला है जो यूरोप के ज़्यादा डेवलप सोसाइटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोलेटेरिएट के बीच होगा। ज़्यादा मैच्योर कंडीशन में इंग्लैंड के 17th सेंचुरी या फ्रांस के 18th सेंचुरी से भी आगे, और जर्मनी के बुर्जुआ रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद एक प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन का इंट्रो होगा। मैं कम्युनिस्ट हर जगह उन मूवमेंट्स का सपोर्ट करते हैं जो अभी एक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है। हर मूवमेंट में वह एक चीज़ को सामने ले आते हैं, प्रॉपर्टी का सवाल, चाहे उस वक्त वह सवाल कितना भी बेसिक क्यों ना हो, और आखिर में वह हर कंट्री के डेमोक्रेटिक पार्टीज़ को जोड़ने और उनमें यूनिटी बनाने के लिए काम करते हैं। कम्युनिस्ट अपने व्यूज़ और गोल्स छुपाते नहीं हैं, वह खुल के शब्दों में कहते हैं कि उनके एम्स सिर्फ तभी पूरा होंगे जब पुराने सोशल सिस्टम को ज़बरदस्ती गिराया जाएगा। रूलिंग क्लास को एक कम्युनिस्टिक रिवॉल्यूशन से डरना चाहिए। प्रोलेटेरिएट के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए है तो सिर्फ उनकी अपनी जंजीरें, और जीतने के लिए यह पूरी दुनिया। वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट।